Okay, Assalamualaikum everyone. Welcome back to the live session of Managerial Economics. Uh, we discussed few of the chapter before midterm. Okay. Give me a minute. I think there is some technical issue. Just come back. Give me a minute. Okay. सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ चीज़ें हमने मिड टर्म से के सिलेबस से पहले तक जो डिस्कस कर रखी हैं। आई वुड गिव ओवरव्यू टू यू पीपल कि क्या क्या चीज़ें जो है हमने डिस्कस कर रखी हैं। तो ऑलमोस्ट हमने 4 चैप्टर जो है वो डिस्कस कर रखे थे, जिसमें से एक चैप्टर जो है हमने मैक्रो इकोनॉमिक की बुक से देखा था, जिसमें हमने डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम डिस्कस कर रहे थे। आई होप कि आप लोगों को जो है वो क्लियर होगा। आई वुड शेयर दिस स्लाइड अगेन ताकि आप उसे रिवाइज कर सकें। और देन वी मूव टुवर्ड आवर बेसलाइन बुक जो हमारी थी, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एडिशन 7 or 8 whatever you have। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्ट्रेटजी हम जो है इसको हमने फॉलो करा था, और इसके हमने फर्स्ट 3 चैप्टर जो है मिड टर्म से पहले जो है हमने जो देखे थे। थर्ड चैप्टर में कुछ चीज़ें जो है हमारी रहती थी, वो जो है हमने मिड टर्म का पार्ट नहीं उसे कंसीडर करा था। अदरवाइज जो है अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड एक्सप्लेन फ्यू थिंग्स के ऑलरेडी हम क्या डिस्कस कर चुके हैं इस बुक से, और देन आई मूव टुवर्ड चैप्टर 3 जो हमने जो है उसका लास्ट पार्ट जो है वो रहता था। चैप्टर 3 की कुछ चीज़ें मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, जस्ट फ्यू हाईलाइट, and then we will move toward our main chapter जो हमारा remaining chapter था जो सिलेबस में इंक्लूड है। वहाँ से हम आज जो है अपना अब वापस स्टार्ट करेंगे। तो हमने पहले इकोनॉमिक सिस्टम डिस्कस करे, डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम आप लोगों ने देखे थे। उसके बाद हम मूव कर गए थे कि अपनी मैनेजरियल इकोनॉमिक प्रॉपर्ली हम उसको डेफिनेशन से हमने स्टार्ट करा था कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो तमाम चीज़ें आई होप कि आप लोगों ने जो है वो
जब मिड टर्म की आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो तब भी आप उनको जो है आपने रिवाइज़ भी की होंगी। इस अगर कुछ बीच में गैप आया है तो आप जो है कोशिश करें कि उसको दोबारा से रिवाइज़ कर लें ताकि आगे आने वाले चैप्टर जितने भी हैं जब हम डिस्कस कर रहे हैं वो अच्छे से आप लोगों को समझ आ सके। तो हमने मैनेजर इकोनॉमी डेफिनेशन मैनेजरियल इकोनॉमी की डेफिनेशन की तमाम डेफिनेशंस डिस्कस करी थी। फिर हमने इम्पोर्टेंस ऑफ फिर हमने इफेक्टिव मैनेजमेंट टूल्स कुछ डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 1 के कुछ हाइलाइट्स हैं जो आप यहाँ से देख सकते हो। ऑलमोस्ट हमने बहुत डिटेल से जो है ये तमाम चीज़ें जो है डिस्कस करी थी और फिर हम मूव कर गए थे चैप्टर 2 की तरफ जो था हमारा डिमांड एंड सप्लाई से रिलेवेंट। और डिमांड एंड सप्लाई से रिलेवेंट हमने डिफरेंट जो है डिमांड फंक्शन सप्लाई फंक्शन डिस्कस करा था। फिर हमने डिमांड शिफ्टर सप्लाई शिफ्टर डिस्कस कर रहे थे। अदर वर्ड जिनको हम डिफरेंट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड और सप्लाई भी बोलते हैं। फिर हमने डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करी थी कि कैसे ये फैक्टर जो है इनमें चेंज आ रहा होता है तो डिमांड और सप्लाई जो है हमारी चेंज हो रही होती है। तो उसके बाद फिर हमने कहा था कि जब डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करती है हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट डिस्कस करा था। इसके साथ साथ हमने कुछ मार्केट में जो है प्राइस रिस्ट्रिक्शन और मार्केट इक्विलिब्रियम को लेके प्राइस सीलिंग प्राइस फ्लोर का कॉन्सेप्ट देखा था। फिर कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक हमने देखे थे। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है कि जब चेंज इन डिमांड और चेंज इन सप्लाई एट द सेम टाइम जो अकर हो रही होती है उसको लेके हमने कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस करी थी। ठीक है, तो चैप्टर 2 कंप्लीट जो हमारा था डिमांड सप्लाई और उसके डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स से था। आई होप कि आप लोग चैप्टर से दोबारा से रिव्यू करेंगे तो आपको तमाम चीज़ें जो है वो समझ आ रही होंगी। इफ़ देयर वुड बी एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन तो हम जो है उसको क्वेश्चन आंसर सेशन में जो है इसको डील भी कर लेंगे। Then we have quantitative demand analysis जिसमें हमने चैप्टर 3 में हमने अपने डिमांड एंड सप्लाई वाले चैप्टर को ही फर्दर एक्सटेंड करा था। हमने इस चैप्टर में जो है इलास्टिसिटी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करा था कि इलास्टिसिटी जो है वो हमें क्या डिटरमिन करके बता रही होती है, उसकी मीनिंग क्या है। तो इलास्टिसिटी के डिफरेंट कोफिशिएंट जो हैं वो उसके बेस पे हम क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं। If you are a manager, you know about the number elastic coefficient तो उसकी बेस पे आप क्या डिसीजन मेकिंग कर सकते हो वो तमाम चीज़ें जो है हमने डिस्कस करी थी। फिर इलास्टिसिटी को हम जब मेक करते हैं तो हम डिफरेंट फार्मूलाज के तो हम खुद से भी कैलकुलेट फिर हम क्या कहते थे कि प्राइस इलास्टिसिटी को हमने डिस्कस करा। फिर डिफरेंट जो है अदर फैक्टर्स को लेके क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है किसी और प्रोडक्ट की प्राइस जो है उस पर इम्पैक्ट उसकी वजह से इलास्टिसिटी जो मतलब प्रोडक्ट की डिमांड में जो है वो चेंज आ रहा है या इनकम की वजह से या किसी और फैक्टर की वजह से। तो हमने डिफरेंट जो है वेरिएबल की इलास्टिसिटी जो है वो कैलकुलेट करी थी मेजर करी थी और उसकी इंटरप्रिटेशन भी हमने कर रखी है। तो जो हमने सप्लाई और डिमांड से स्टार्ट करा था उसको हमने फर्दर एक्सटेंड करा क्वांटिटेटिव वे में। जब हम कोफिशिएंट की बात करते हैं तो अब हम बता सकते हैं कि कितना परसेंट इम्पैक्ट आया होगा प्राइस का, तो कितने परसेंट जो है डिमांड क्वांटिटी डिमांड जो है वो चेंज हो गई होगी। तो बेसिकली चैप्टर 2 में जस्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि उनकी जो है डायरेक्शन क्या होगी रिलेशनशिप की, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा इनवर्स होगा या डायरेक्ट होगा। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या कर रहे थे कि हमने वो मैग्नीट्यूड बताया, वो हमने वहाँ पे डिस्कस करा कि वो कोफिशिएंट वो क्या एक्सप्लेन करता है कि कितना मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट चेंज एक वेरिएबल में आता था फिर दूसरे में उसकी वजह से कितना चेंज आया उसको हमने देखा कि इस चैप्टर के एनालिसिस के तौर पे हम मैनेजर हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि अगर हमें अपनी
जैसे कि हमने सेल इंक्रीज़ करनी है तो हमें किन-किन फैक्टर में चेंज लेके आना पड़ेगा, और कितना-कितना चेंज लेके आना पड़ेगा, वो तमाम एग्ज़ाम्पल्स भी हमने डिस्कस करी थी। तो उसी चैप्टर को जो है हम फर्दर एक्सटेंड करेंगे आगे। हम मूव करेंगे कुछ इकोनोमेट्रिक टूल की तरफ। हम डिटेल में नहीं जाएँगे इकोनोमेट्रिक की, लेकिन हम कुछ बेसिक एनालिसिस जैसे रिग्रेशन एनालिसिस है, रिग्रेशन एनालिसिस जो है उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं और वो डिटरमिन क्या कर रहा होता है, हमें किस चीज़ के बारे में बताएगा, और रिग्रेशन एनालिसिस एक मैनेजर के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है, वो हमारी जो है यहाँ पे डिबेट रहेगी, ठीक है। तो रिग्रेशन एनालिसिस को मैं आपको रन भी करके दिखाऊंगा। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, तो हम जो है वेरी बेसिक सॉफ्टवेयर जो है एक्सेल के थ्रू ही रन करेंगे। और उसके अलावा उसमें जो डिफरेंट आउटपुट जो हमारे पास आ रही होंगी, हमारे पास कोएफिशिएंट वैल्यू आ रही होगी, स्टैंडर्ड एरर आ रही होगी, आर स्क्वायर वैल्यू आ रही होगी, वो वैल्यूज उनके मीनिंग क्या होंगे और एक मैनेजर जो है उनसे क्या हेल्प जो है वो ले सकता है। अगर आप खुद से सारी चीज़ें कैलकुलेट नहीं करते, यू हैव डिफरेंट सॉफ्टवेयर, यू हैव डिफरेंट टूल्स, यू जस्ट अप्लाई द डाटा। डाटा भी आपको आपके बिहाफ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट अगर आपको वो डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करके देते हैं, तो आप जस्ट उस एनालिसिस पे जो है एनालिसिस की बेसिस पे कैसे डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, वो वाली चीज़ें जो है हम यहाँ पे देख रहे होंगे बेसिकली। तो बेसिकली वन ऑफ द पर्पस के एक तो आप लोगों को जस्ट यहाँ पे अलाइन करना कि हमने कहाँ से जो है वो अपना सिलेबस जो है वो हमने स्टॉप करा था और आज जो है हम कहाँ से उसे रिज्यूम करने वाले हैं। तो चैप्टर 3 हम रिग्रेशन एनालिसिस पहले थ्योरेटिकली हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द रिग्रेशन एनालिसिस, और देन वी मूव कि कैसे हम जो है उसको एक्सेल पे कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर उसके डिफरेंट जो वेरिएबल्स होंगे, डिफरेंट आउटपुट जो हमारे पास आएगी, उनकी हम इंटरप्रिटेशन कैसे कर सकेंगे। तो दैट वुड बी द एजेंडा ऑफ टुडे, दैट वुड बी द डिस्कशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर दिस सेशन। ओके ओके गुड। तो मूव करते हैं टुवर्ड चैप्टर 3। तो चैप्टर जो 3 था हमारे पास, उसमें क्वांटिटेटिव डिमांड एनालिसिस हमने डिस्कस करा था। हमने क्या करा था जी, स्टार्ट करा था हमने डिमांड फंक्शन से। अभी हमने देखा था कि जो प्रोडक्ट डिमांड है जो ठीक है वो डिपेंड कर रही होती है प्रोडक्ट की प्राइस पे, उस इट्स ऑन प्राइस, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी प्रोडक्ट जो अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स होती हैं उस पे डिपेंड कर रही होती है। फिर हमने कहा था कि कंज्यूमर इनकम पे डिपेंड कर सकती है। फिर हमने कहा था कि एडवर्टाइजमेंट जो है इस पे कर सकती है। तो देयर आर डिफरेंट फैक्टर जिन पे जो है कि डिमांड जो है वो अफेक्ट कर रही होती है, डिपेंड कर रही होती है। तो हमने जो है इसको जो है वो डिस्कस कर रखा है। फिर हमने कहा था कि हम इस तरह की डिस्कशन हमने करी थी कि क्यों हम जो है ये कोफिशिएंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जब भी हमें इस तरह की प्रेडिक्शन करनी होती थी, तब हम जो है इस तरह का एनालिसिस कर रहे होते थे। क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं तो इसलिए इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। इलास्टिसिटी कॉन्सेप्ट हमने डिटेल से डिस्कस कर रखा है। इलास्टिसिटी जो है वो क्या मेजर करके देती है, हमें क्या बता रही होती है कि एक वेरिएबल ए में जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से वेरिएबल बी में जो है वो कितना चेंज आएगा। अगर हम यहाँ पे प्राइस की बात करें और डिमांड की बात करें तो चेंज इन प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आता था। तो हम इसे इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट जो है हम इसे एक्सप्लेन करते थे उस नाम से। तो फिर उसको हमने डिफरेंट फार्मूलाज के थ्रू मेजर भी करके देखा था, परसेंटेज चेंज के थ्रू भी हमने कैलकुलेट करके देखा था। आप वंस इसको रिवाइज कीजिएगा, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करी थी चीज़ें। अगर कुछ चीज़ें आपको जो है वो क्लियर नहीं होंगी तो वी वुड हैव पॉसिबली हम कोई एक सेशन जो है इसमें उन चीज़ों को क्लियर कर दें जो हमने प्रीवियसली जो है डिस्कस करी थी। उनको दोबारा से हम जो है वो देख लेंगे अगर जो है कोई मेजर इश्यूज आ रहे होंगे।
तो फिर हमने कहा था कि ऑन प्राइस इलास्टिसिटी के उसी प्रोडक्ट की प्राइस की वजह से अगर उसी प्रोडक्ट पे जो है इम्पैक्ट आ रहा है उसकी डिमांड पे, तो देयर कुड बी अदर पॉसिबिलिटीज, जिसमें क्या है आप उस प्रोडक्ट की प्राइस की वजह से नहीं, किसी और प्रोडक्ट की प्राइस की वजह से जो है इम्पैक्ट आ सकता था। उसको भी हमने जो है यहाँ पे देखा था, उसको भी कैलकुलेट करा था हमने, ठीक है। अगर ऑन प्राइस इलास्टिसिटी है तो हम इसका कैलकुलेट करा था। अगर हमारे पास, फिर हमने कहा था कि ये अगर 1 से ग्रेटर होगा तो इसके क्या मीनिंग होंगे, ठीक है। अगर जो है 1 से लेसर होगा तब क्या मीनिंग होंगे, ठीक है। इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। वो तमाम चीज़ें आप उसको रिवाइज कीजिएगा कि जब इलास्टिक डिमांड कब होती है, इन इलास्टिक कब होती है, यूनिट इलास्टिक कब होती है। That we already have discussed. फिर हमने इलास्टिसिटी और टोटल रेवेन्यू के थ्रू जो है डिटरमिन करा था कि इलास्टिसिटी जो है वहाँ पे, ठीक है। आई होप कि आप फंड इसे रिपीट करेंगे तो आपके पास जो है नोट्स भी आप लोगों ने बनाए होंगे, वहाँ से देखिएगा। जो क्वेश्चन आपने क्लास में सॉल्व कर रखे हैं उनको देख लीजिएगा। टोटल रेवेन्यू टेस्ट फिर हमने यहाँ पे इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन भी करा था, और टोटल रेवेन्यू ग्राफ को भी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। और परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कब होती है वो स्नाइल भी हमने डिस्कस करे थे। तो मूव करते हैं हम अपने मेजर एजेंडा की तरफ, जो आज का हमारा टॉपिक होगा। Alright. ओके ओके, ठीक है। तो आज हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन एनालिसिस। रिलेशन एनालिसिस में हम क्या करेंगे, तो प्रोसीडिंग एनालिसिस ऑन द मेजर नो द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। तो पिछले एनालिसिस में हमने जस्ट डिमांड और उसके सप्लाई को लेकर चीज़ें डिस्कस करी थी। अब हम उसी चीज़ को फर्दर एक्सटेंड करेंगे। हम जो है डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसके थ्रू हम डिफरेंट इकोनॉमिक इश्यूज को डील कर रहे होंगे। आप यहाँ पे जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं वो जस्ट हम डिमांड एंड सप्लाई को देख रहे होंगे। तो we pointed out several studies that provide explicit estimate of demand, elasticity, and functional form of the demand function. As a manager, you obtain estimate of the demand and elasticity for the published study available in the library of farmer consultant hired estimate demand. तो यहाँ पे बीइंग अ मैनेजर लाजमी नहीं है कि आपको तमाम जो है वो कैलकुलेशन आपके एंड पे जो आपको पता हो। आप क्या करते हो, आपके पास डिफरेंट एनालिसिस होने के बाद चीज़ें आ रही होती हैं, उनको आप अंडरस्टैंड करते हो, इंटरप्रेट करते हो, उनसे जो है नॉर्मल डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हो। तो यहाँ इसीलिए हम बहुत ज़्यादा एडवांस इकोनोमेट्रिक में नहीं जा रहे होंगे, लेकिन एटलीस्ट हमें कुछ चीज़ों का पता हो जिसकी बेस पे जो है हम इंटरप्रिटेशन कर सकें, उन चीज़ों को हम एनालाइज कर सकें। तो एक मैनेजर के लिए जो है डिफरेंट डाटा जो है अवेलेबल होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट से उसके पास डाटा अगर आ रहा है तो वो उस पर डिफरेंट एनालिसिस के बाद कैसे डिसीजन मेकिंग कर सकेगा। तो रिलेशन एनालिसिस वन ऑफ द वे जिसके थ्रू जो है वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो जब डाटा आपके पास होगा, बीइंग अ मैनेजर, अगर डाटा आपके पास अवेलेबल है तो आप डिफरेंट टूल, डिफरेंट सॉफ्टवेयर, डिफरेंट स्प्रेडशीट प्रोग्राम के थ्रू जो है उस पर डिफरेंट एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं और डिफरेंट चीज़ों को एस्टिमेट किया जा सकता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्प्रेडशीट एक्सेल को यूज़ करते हुए, रिलेशन टूल बार को यूज़ करते हुए हम एस्टिमेट करेंगे डिमांड फंक्शन को, कि जो हम कोफिशिएंट ऑफ डिमांड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, कि कैसे हम जो है डिमांड को जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट एवर द वेरिएबल्स अवेलेबल टू अस। जो भी वेरिएबल्स हमें अवेलेबल होंगे उनकी बेस पे जो है हम
कोशिश करेंगे एस्टिमेट करने की। Regardless of how the manager obtain the estimate, it is useful to have a general understanding of how demand function estimate what various। तो हम अगेन यही बात रिपीट कर रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा एडवांस, अगर आपको इकोनोमेट्रिक वो टूल्स अगर आपको उससे फेमिलियर नहीं भी हैं, तो आप एटलीस्ट आपको ये हो कि आप अंडरस्टैंड कर सको डिफरेंट चीज़ों की मीनिंग क्या है, उनको इंटरप्रेट कर सको, ठीक है। तो बेसिकली इकोनोमेट्रिक तो हमारे पास यही है, इकोनोमेट्रिक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू हम किसी भी इकोनॉमिक फिनोमेना को डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। इकोनोमेट्रिक आपके पास क्या है, ठीक है, किसी भी आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू जो इकोनॉमिक फिनोमेना को डिफाइन करोगे, वो बेसिकली आपके पास क्या है, इकोनोमेट्रिक। तो हम बहुत ज़्यादा एडवांस इकोनोमेट्रिक को डिस्कस नहीं कर रहे यहाँ पे, हम बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो जो रिग्रेशन एनालिसिस है वो इट्स वन ऑफ द बेसिक जो आप इकोनोमेट्रिक को यूज़ कर रहे होते हो। इट इज़ फार बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक टू टीच हाउ to estimate demand function, but it is possible to convey a basic idea econometric used to obtain such information. Your primary job as a manager is to use the information to make decisions similar to the example provided in the previous section of the chapter. अब प्रीवियसली जो हमने जितनी भी एग्जांपल डिस्कस करी हैं, आप क्या कर सकते हो, उन डिफरेंट एग्जांपल को कन्वर्ट करके डाटा में कन्वर्ट करने के बाद जो है आप उनको डिफरेंट जो है एनालिसिस अप्लाई कर सकते हो। तो रिग्रेशन एनालिसिस इज वन ऑफ देम, जिसको हम यहाँ पे अप्लाई करना भी सीखेंगे। एक एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। Let's briefly examine the basic idea underlying the estimation of demand for a product. Suppose there is some underlying data on the relationship between a dependent variable y, dependent variable we are considering as y, and some explanatory variable x। जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको जो है हम x के तौर पे जो है suppose that when the value of x and y are करता हूँ कि उसको हम ड्रॉ कैसे कर रहे होंगे और उसके मीनिंग पे क्या हम जो है एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो भी हम देख रहे होंगे। Okay. Suppose that when value of x and y are plotted, they appear as point A, B, C, D, E, and F in the figure 3-4 जो हम देख भी रहेंगे अभी। Clear the point, do not rely on a straight line or even a smooth curve. Try alternative way of connecting dot if you are not convinced. अब लेट्स सपोज कि कुछ इस तरह के हमारे पास वर्टिकल एक्स पे हमारे पास जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और हॉरिजॉन्टल एक्स पे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। लेट्स सपोज जो है हमारे पास इन डिफरेंट वेरिएबल्स को लेके एक्स और वाई को लेके आपके पास डिफरेंट इवेंट अकर हो रहे होंगे, आपके पास डेटा अवेलेबल है। आप उन डेटा को डिफरेंट जगह प्लॉट कर लेते हैं। प्लॉट पॉइंट ए आ गया हमारे पास, पॉइंट बी, सी, डी। अब इस पॉइंट डिफरेंट पॉइंट से अगर कोई आप रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहो कि क्या ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है, डिक्रीजिंग ट्रेंड है, या वो कोफिशिएंट फाइंड आउट करना चाहो, तो आप बेसिकली यहाँ से कोई ऐसा पॉइंट डिटरमिन कर नहीं सकते जो सबको ऐसा कोई रिलेशनशिप यहाँ पे डिफाइन कर नहीं पाओगे कि ये जैसे हम अगर एक लाइन हमें ड्रॉ करना है तो वो लाइन तमाम पॉइंट से होके गुजरे, ठीक है। तो बेसिकली रिग्रेशन एनालिसिस के तो हम क्या करते हैं बेसिकली कि ये जितने भी पॉइंट हैं हम इन पॉइंट के ऑलमोस्ट सेंटर से या इन दोनों पॉइंट अपवर्ड और डाउनवर्ड जितने भी पॉइंट हैं इन दोनों के बीच जो रिलेशन डिफरेंस है वो उसको मिनिमाइज कर सके। अगर इन दोनों के
डिफरेंस को मिनिमाइज़ करके हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे रिग्रेशन लाइन हमने ड्रॉ करी है। तो रिग्रेशन लाइन पे हमारे पास जो भी पॉइंट होगा, किसी भी पॉइंट पे हमारे पास x की जो वैल्यू होगी, y की जो वैल्यू होगी, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम रिग्रेशन लाइन पे x की जो भी वैल्यू होगी, उसके अगेंस्ट y की वैल्यू को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द डाटा दैट इज़ अवेलेबल टू अस, जो भी हमने डाटा ड्रॉ करा है। अगर हम ये लाइन ड्रॉ नहीं करते तो फिर क्या है, कभी हमारे पास जो है यहाँ पे है, कभी यहाँ पे एक वैल्यू है, यहाँ पे, तो हम क्या करें, रिग्रेशन लाइन बेसिकली जो है, जो इनका डेविएशन है, इसको मिनिमाइज़ करके इनके सेंटर से जो लाइन जो है ड्रॉ की जा रही है, बेसिकली वो जो है हमारे पास एज़ अ रिग्रेशन लाइन कंसीडर हो रही है। तो रिग्रेशन लाइन की बेस पे हम जो है प्रेडिक्ट करते हैं कि जो कोएफ़िशिएंट जो है वो हम डिस्कस करते हैं, लेके आते हैं सामने कि कोएफ़िशिएंट जो है इस पॉइंट पे जितने भी आपके पास कोएफ़िशिएंट होंगे, वो आपके एस्टिमेट होंगे। उसकी बेस पे आप जो है एक्स वेरिएबल की बेस पे वाई को एक्सप्लेन कर सकोगे। अ, Give me a minute. There is some technical issue, I think. Give me just a minute. I'm just coming back.
ड्यू टू सम टेक्निकल इशू जो है आज का सेशन हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। कल वाला जो सेशन होगा इसमें हम एविएशन एनालिसिस का जो रिमेनिंग पार्ट है इसको कंप्लीट करेंगे और एक्सेल के थ्रू आप कैसे एविएशन एनालिसिस रन कर सकोगे वो मैं आपको करना सिखाऊंगा। तो दिस इनकन्वीनियंस वी आर सॉरी। लेकिन हम जो है कल जो हमारा सेशन शेड्यूल है उसमें जो है रिमेनिंग की डिस्कशन जो है आई होप के एजुकेशन एनालिसिस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस करे हैं यहाँ पे वो आप भी इसको देखिएगा। और इसके अलावा प्रीवियसली इस चैप्टर में जितनी भी डिस्कशन हमारी हो चुकी है क्वान्टिटेटिव एनालिसिस को लेके उसको भी एक दफ़ा रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो अगर आप लोगों ने रिवाइज की होंगी चीज़ें और कुछ हम जो है जब नेक्स्ट सेशन में जाएंगे तो हम इस एबल होंगे कि हम जो एक्सेल पे चीज़ों को रन कर सकें, एप्लीकेशन को रन कर सकें। और डिफरेंट जो आज के है जो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप है वो तमाम चीज़ें जो है हम उनको डिस्कस करेंगे, उनके मीनिंग क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या है, स्टैंडर्ड एरर हमारे पास क्या है। इन तमाम चीज़ों को मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। जैसे हमने कोफिशिएंट को डिफाइन करा था उसी तरह यहाँ पे हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट होगा। तो हाँ, सबसे पहले हम जो है अपना कोई भी एक केस लेंगे जिसमें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल गिवन होंगे। उन वेरिएबल्स की हेल्प से हम जो है उनके अगेंस्ट जो हमें गिवन डाटा होगा एक सर्टेन डाटा हम एक्सेल में पुट करेंगे और एक्सेल में डाटा पुट करने के बाद जो है हम उसको कल वाले सेशन में उसको प्रॉपर रन करेंगे और जो भी आउटपुट आएगा उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है उसको मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ, एंड करता हूँ। अ, कल वाले सेशन में जो है हम बाकी की रिमेनिंग चीज़ें जो है उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।